Good evening, students. Today I take up a chapter Glimpses of Past for the revision. So, listen it carefully. In this time, I shared some key notes which is related from your chapter. So, Glimpses of Past. It is a picture story actually, and it recalls the story of freedom through the pictures. It also explained the ideas that led to the first war of independence in 1857. 1857 में जो विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता के लिए, उस स्वतंत्रता के विद्रोह को बहुत ही खूबसूरती से इस पाठ में पिक्चराइजेशन के माध्यम से हम लोगों को, आम भारतीय नागरिकों को उस काल में हुए युद्ध और विद्रोह की कहानी को सुनाने का प्रयास किया गया है इन पिक्चराइजेशंस के माध्यम से। कब की कहानियां? 1857 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध छिड़ा था, उससे रिलेटेड पिक्चर्स को हम तक पहुंचाया गया है और पिक्चर्स के माध्यम से हमें पूरी स्टोरी को बताया गया है। सो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया फॉर द ट्रेड। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, मतलब जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, वो अपने बिजनेस के पर्पज से भारत में आए थे, बट विद इट्स सुपीरियर वेपन्स ऑफ द डिप्लोमेसी दे एक्सटेंडेड इट्स पावर इन 18th सेंचुरी। लेकिन उन्होंने 18 सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी में पूरे भारत में अपना एक अधिकार स्थापित कर दिया था अपने विद्रोह से, और अपने मतलब जो कहते हैं ना कि किसी को बहुत ज्यादा डिमोरलाइज करना, किसी के साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन से रिएक्ट करना, तो एक ऐसा ही माहौल बन गया था कि वो लोग क्या करते थे कि भारत के जितने लोग थे और जितने भारतवासी थे उन पर बहुत ज्यादा वो एक तरीके से उनके साथ अत्याचार करते थे। ठीक है, और उनका अत्याचार भारतवासी सहते क्यों थे? क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली औजार थे। With its superior weapons, eliminations of diplomacy, they extend its power in the 18th century. और उसके बल पर इन्होंने पूरे भारत में अपना राज्य स्थापित किया। लोगों को डराकर, धमकाकर, अपने औजारों को दिखाकर उन लोगों ने अपना एक एकाधिकार भारत में जमाया। अब इंडियन प्रिंसेस जो थे वो डिवाइडेड एंड शॉर्ट साइडेड, उनकी सोच, उनका मकसद, उनका उद्देश्य और उनके समझने की शक्ति वो भी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट साइडेड थी, मतलब वो इतना दूर का नहीं सोच पाते थे। पीपल इन इंडिया हैड नो पीस ड्यू टू द कांस्टेंट फाइट्स अमंग द स्टेट ऑफ दिस कंट्री। अब जब इस माहौल में भारत के जो लोग थे उनको कहीं शांति थी ही नहीं। क्यों शांति नहीं थी? क्योंकि चारों तरफ युद्ध ही युद्ध था, है ना। कांस्टेंट फाइट मीन्स होता है कि लगातार युद्ध का होना, कॉन्स्टेंटली किसी युद्ध का होना। एमंग मतलब स्टेट्स के बीच में, एमंग द स्टेट्स मतलब जितने भी प्रदेश थे उनके बीच में, हमारे मतलब भारत देश के जितने भी प्रदेश थे उनके बीच में जो युद्ध छिड़ रहे थे, उनके बीच जो लड़ाई हो रही थी वो कांस्टेंट थी, मतलब अस्थिर थी। तो इस अस्थिरता को देखकर युद्ध की जो भी हमारे भारतवासी थे वो बहुत ही ज्यादा सिक ऑफ थे, बहुत ऊब गए थे, बहुत उनके अंदर ग्लूमिनेस आ गई थी और वो सोच नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें इस कंडीशन में, क्योंकि जिन पर वो डिपेंड थे जैसे कि राजा, महाराजा, वो सब इन लोगों के आगे झुक गए थे। क्यों झुक गए थे? बिकॉज ऑफ दिस ओनली वन रीजन, with the help of their strong weapons, eliminations, उनके जो बहुत ही शक्तिशाली औजार थे उसके बल पर वो फोर्सफुली एक दूसरे भारतवासियों पे अपना अधिकार और अपना जुर्म ढाते थे। They sought the help of the English merchant to defeat each other. Even क्या होता था कि वो हमेशा हेल्प भी करते थे, कुछ ऐसे प्रिंसेस थे जो हेल्प भी करते थे इन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को। क्यों? क्योंकि अपने बारे में सोचते थे, है ना। दे ऑलवेज थिंक अबाउट देमसेल्फ ओनली, नॉट फॉर द पीपल्स ऑफ इंडिया, है ना। वो कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचते थे, वो अपने बारे में सोचते थे। दे बिकम सेल्फिश लाइक दैट।
वो स्वार्थी बन गए थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि मैं अपनी जान बचाऊं कि मैं भारत की जान बचाऊं। तो जो हमारे यहाँ के कुछ प्रिंसेस थे वो भी उनके आगे अंग्रेजों के आगे अपने उनके शासक के सामने अपने घुटने टेक दिए थे उन्होंने, और उन्होंने भी उनकी सहायता करने लगे थे, अंग्रेजों की सहायता करने लगे थे। किसके अगेंस्ट? अपने ही भारतवासियों के अगेंस्ट। All right, they revive us and help the companies to defeat the subdues India princes one by one. अब जब अंग्रेजों की को क्या था कि उन्होंने उनकी दूरदृष्टि थी, है ना, बहुत दूर का सोचते थे, वो फॉर साइटेड थे। तो उन्होंने सोचा कि इनको कब्जे में हम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम लोभ दे के, लालच दे के, कन्विंस करके हम अपने हथियार के रूप में इनको इनके ही देशवासियों के खिलाफ खड़ा करेंगे। एक स्ट्रैटेजी उन्होंने क्रिएट की। Now, a far-sighted ruler like the brave Tipu Sultan of the Mysore fought the British till he died fighting. टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के राजा थे। वो लड़ते रहे थे अंतिम सांस तक अपनी, किससे? ब्रिटिश लोगों से, ब्रिटिशर्स से। जब तक वो मर नहीं गए उन्होंने अपने शक्तियों को छोड़ा नहीं और लगातार कंटिन्यूसली उन्होंने युद्ध किया। नाउ इंडियंस रिएक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स मेड बाय द इंग्लिश कंपनी। अब क्या हो रहा था कि बार बार जो भारतवासियों पे मतलब कंटिन्यूसली जो भी जुल्म ढहे जा रहे थे उसको सहते सहते वो लोग ऊब गए थे। Some of them thank God as well as British of the restoring peace in the country of stopping looting, and they said their destiny was linked with the English. But there were other who felt unhappy. They complained that he white man had killed or uh, everyone, and their kings, their prince, and their queens also. So no doubt some kings were bad, but after all the were Indians under the white rulers they become slaves. Slaves मतलब होता है गुलामी करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे राजा थे, उस टाइम जो राज्य कर रहे थे हमारे भारत में, जो भारतवासी थे, उन्होंने घुटने इसलिए टेक दिए। ऐसा नहीं कि वो बुरे राजा थे, ऐसा नहीं कि उनकी सोच गंदी थी, वो गुलामी करने लगे थे। किनके? अंग्रेजों की। और अंग्रेजों के वो गुलाम बन गए थे, उनकी शक्तियों के आगे वो झुक गए थे। सो सम रिलीजियस लीडर्स सपोर्ट द सोशल इवल्स सच एज द अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। कुछ रिलीजियस लीडर्स ऐसे भी थे जिन्होंने सपोर्ट किया किसको? सोशल इवल्स को, मतलब जो समाज की बुराइयां हैं, जैसे अछूत, अनटचेबिलिटी जिनको छुआछूत कहते हैं, एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, इन सब के अगेंस्ट में उन्होंने विद्रोह किया। कुछ रिलीजन्स ऐसे भी रहे उस टाइम में। दे forbade the crossing the seas and going abroad. A few said the women were to blame for all the mystery. The truth was that the Indians had lost self-respect, and the white hated and disbelieved them. व्हाइट हेटेड बच्चों यहाँ पर जो इंडिकेट हो रहा है वो आपको ब्रिटिशर्स के लिए हो रहा है, मींस अंग्रेजों के लिए हो रहा है ना। तो व्हाइट हेटेड, दे फॉरबेड क्रॉसिंग द सीज, मतलब ऐसा था कि अ फ्यू सेड वुमेन्स वर टू ब्लेम फॉर ऑल द मिस्ट्री। कुछ लोगों के पास ऐसा था कि वो वाकई में अपने आप को साबित नहीं कर पाए थे उन दौर में। द ट्रुथ वाज दैट, लेकिन सच्चाई केवल यही थी कि इंडियंस हैज लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि उस समय इंडिया ने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको खो दिया था। एंड द व्हाइट हेटेड एंड डिसबिलीव देम, और जो व्हाइट हेट मतलब जो अंग्रेज थे वो भी उन वो भी भारतवासियों के कुछ लोगों पे अविश्वास सा एक फैला रहे थे। मतलब आपस में ही वो लोग स्ट्रेटेजी ऐसी क्रिएट कर रहे थे कि लोग आपस में लड़े। वो तो युद्ध करते ही थे, लेकिन उन्होंने एक फूट जैसी डाल दी थी कि एक भारतवासी ही भारतवासियों से आंदोलन छेड़े। So the English were merchants first. The aim was to make the quick profit, and they imposed heavy taxes on the farmers. अब उन्होंने क्या किया कि जो फार्मर्स थे, किसान थे, उन पे हैवी टैक्स को थोप दिया, इम्पोज कर दिया। ठीक है, क्योंकि उससे क्या करते थे, हैवी टैक्स के थ्रू वो बहुत सारा प्रॉफिट कमाते थे ब्रिटिशर्स। सो दे सेंट मैनी फार्मर्स टू जेल, और इसलिए उन्होंने क्या किया, हैवी टैक्सेस के थ्रू किसी ना किसी क्राइम में फार्मर्स को इन्वॉल्व करके उनको जेल भिजवा दिया विदाउट एनी रीजन,
है ना, फॉर फेलिंग टू पे देयर टैक्सेस एरियाज, और ये शो कर दिया कि वो अपने टैक्सेस को पे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको जेल जाना पड़ रहा है। मतलब एक यूजलेस टाइप का जो रूल्स था, लॉ था, कोई लॉ था नहीं, लेकिन उन्होंने अपने कानून, अपने रीति रिवाज उन्होंने खुद बनाए थे, और प्रॉफिट कमाने का जो जरिया था उन्होंने खुद क्रिएट किया था। दे न्यू वेरी वेल अबाउट द कंडीशन ऑफ द इंडिया एंड ऑल्सो अबाउट द इंडियंस नेचर। तो वो हमेशा यही कोशिश करते थे कि कैसे करके मैं इनसे लाभ लूं और इन्हें हम अपना स्लेवरी लाइक द स्लेव्स, मतलब अपना गुलाम बनाए। इसलिए वो किसानों के ऊपर अननेसेसरी का टैक्सेस थोप कर उनको जेल भेजते थे। दे डिस्ट्रॉयड इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज आल्सो इन ऑर्डर टू सेल गुड्स मैन्युफैक्चरर्स इन इंग्लैंड। उन्होंने क्या किया था कि जो इंडियन कॉटेज थी, मतलब जो घर थे, झोपड़ियां थी, इंडस्ट्रीज थी, वो सब जला दी थी। और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, उसमें भी जो चीजें जो मैन्युफैक्चर्ड थी, उन वो सारी चीजें इंग्लैंड को उन्होंने एक तरीके से इंडिकेट की कि वो इंग्लैंड के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड होगा। एंड इंडस्ट्रीज आल्सो इन ऑर्डर टू सेल गुड्स, और जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बेचे गुड्स, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को। मैन्युफैक्चर्स कहाँ से हो, इंग्लैंड से हो, नॉट एनीथिंग मेड बाय इंडिया। ठीक है, तो they extend all the things that's imported that from the England, from duties, and they ruined Indians artisans and their business। वो किसी भी तरीके से बर्बाद करना चाहते थे इंडियंस के बिजनेस को, इंडियंस की ट्रेड्स को, उनकी जमीनों को, उनके किसानों से उनकी जमीन को हड़पना चाहते थे। हर तरीके से वो अपने कब्जे में हर कुछ करना चाहते थे। देन क्या हुआ, Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy learned the social reform of the Bengal, understood that what was the wrong in the country, he called upon the people to feel proud of their ancient culture। लेकिन राजा राम मोहन राय उस समय एक दीपक की तरीके से, एक दीपक की तरह से प्रज्वलित होकर सामने आए। एंड अ लर्न सोशल रिफॉर्मर फॉर बंगाल, और ये जो सोशल रिफॉर्मर थे ये बंगाल से रिलेटेड थे। अंडरस्टूड, उन्होंने एक चीज को जाना, बारीकियों से समझा। व्हाट वाज द रॉन्ग विद द कंट्री, हमारे समाज में बुरा क्या हो रहा है। उन्होंने हर एक चीज को बहुत ही पारखी नजर से देखा। ही कॉल्ड अपॉन द पीपल टू फील प्राउड ऑफ देयर एंशिएंट कल्चर। उन्होंने बोला कि लोगों को ये प्राउड होना चाहिए कि वो अपने एंशिएंट कल्चर से रिलेटेड है, वो भारतवासी हैं। ये उनके लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये उनके लिए प्राउड की बात है। People to feel proud of their ancient culture and get the society rid of the silly superstitions। और इस तरीके के अंधविश्वासों से अपने आप को उबारिए, अपनी सोसाइटी को उबारिए और बाहर आइए। He pointed out that all the religions preached the same things and he understood the importance of the science and modern knowledge। He started newspaper but the British stopped them in 1823। उन्होंने बहुत कोशिश की कि समाज से इस अंधविश्वास को और इस इनके अत्याचारों से समाज के लोगों को उबारे, बहुत कोशिश की। एंड ही पॉइंटेड आउट दैट द रिलीजन प्रीज्ड, और उन्होंने समझा भी कि क्या महत्वता है साइंस की, विज्ञान की, मॉडर्न नॉलेज की, आज के आधुनिक ज्ञान की क्या इंपॉर्टेंस है मानव जीवन में। ही स्टार्टेड, और इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने स्टॉप कर दिया उनके न्यूज़पेपर को। कब किया, 1823। सो अंडरलाइन दिस पॉइंट, दिस लाइन, and remind that Britishers stopped the newspaper of Raja Ram Mohan Roy in 1823. In which? In 1823. All right. Now he crossed the seas and went to the England to see what made the British so powerful। इसलिए वो देखने इंग्लैंड गए कि आखिर ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल क्यों होते हैं, इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे पूरे भारत में इन्होंने अधिकार स्थापित कर रखा है। He agreed to accept the Britishers as ruler, but they must remember the responsibility of the ruler towards their subject। उन्होंने कहा मैं अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को रूल करने, मतलब अपना अधिकार स्थापित करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट दे मस्ट रिमेम्बर, लेकिन उनको ये याद भी होना चाहिए देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके अधिकार,
अधिकारों के साथ साथ उनके क्या कर्तव्य बनते हैं भारतवासियों के प्रति, ये भी उन्हें ध्यान होना चाहिए। ऑफ द रूल्स ऑफ टूवर्ड्स योर सब्जेक्ट, और उनके क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं एक गवर्नर की, जैसे एक अधिकार जमाने वाले की हैसियत से, एक राजा की हैसियत से और एक गवर्नर की हैसियत से, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है जनता के लिए, तो ये उसको भी समझें। He agreed to accept the British rule, but they must remember the responsibilities of ruler towards the subject. Now, 1765 to 1835, the Britishers continued the oppressed Indians and oppressed the Indians. In 1818, they passed a resolution under which an Indian could be jailed without trial. मतलब उन्होंने एक ऐसा कानून पारित किया 1818 में कि इंडियंस को हम कैसे भी करके जेल पहुंचा देंगे विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी जुर्म के। The British officer in India huge salaries and also made the tunes in a private business, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे और वहाँ के ऑफिसर्स थे उनके पास ह्यूज सैलरी, बहुत बिग सैलरी थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, और ऑल्सो मेड फॉर्चून, और वो बहुत सौभाग्यशाली थे क्योंकि उनके प्राइवेट बिजनेस थे। सो एज द रिजल्ट द ब्रिटेन prospered while Indian industries began to decline, और उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी समृद्धता के आगे इंडिया के जो लोग थे और इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो टिक नहीं पाई, बिकॉज गवर्नर जनरल बैंटिक रोड बैक ऑफ द होम अबाउट द स्टैब्लिंग कॉटक वीवर्स एंड इंडिया गेट फॉर टॉट पर्शियंस एंड संस्कृत। आप समस्या ये आ रही थी कि वो लोग हर तरीके से जुल्म ढा रहे थे और हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई तो था ही जो इस टाइम में एक गॉड के जैसे क्रिएट हुआ, पैदा हुआ और डेवलप हुआ। तो वो कौन था, इस लेसन में हम ये देखेंगे। नो डाउट by 1856 the Britishers has conquered the whole of India. They cared the little about the welfare of India, and Indian kings rulers becomes the puppets of the British, and the people had lost the jobs and land. उस दौर में वाकई में लोगों के पास ना जमीन थी, ना घर था और ना नौकरी थी। They felt the need of to drive while man out. किसी भी तरीके से वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए जॉब ढूंढ रहे थे। लेकिन जो लोग थे यूरोपियंस, उन्होंने बहुत लोगों को मार डाला था। The Europeans killed many peoples, and the Indian soldiers in the British army were also dissatisfied because they were poor paid. और जो हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो हमारे भारत के जो सैनिक थे, वो भी डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश आर्मी से। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम वेतन देते थे, बहुत ही कम सैलरी देते थे, पुअर पेड करते थे उनको। दे वर सेंट टू द अदर्स कंट्री, और वो इसीलिए वो दूसरी कंट्री में भेज दिए गए। एंड सिपाही व मंगल पांडे अटैक द वाइल्ड, ही वाज द हैंग, लेकिन जब मंगल पांडे ने अटैक किया तो उसको फांसी की सजा सुना दी गई। सो थाउजेंड ऑफ द अदर्स वर ऑल्सो पुट इन अ चेन, एक चेन जैसी बन गई थी और सालों साल ये चेन बनी रही। द ब्राह्मण सोल्जर्स केम टू नो दैट देयर बुलेट हैड फेट ऑफ द काउ एंड पिग्स। उस जो मंगल पांडे था वो जानता था कि जो भी उसका फैट है, मतलब जो उसके अंदर शक्ति है, वो गाय की है। एंड दे बुलेट हैड फैट ऑफ द काउ एंड पिग्स, और वो अच्छे से जानते थे कि ये जो ब्राह्मण सोल्जर्स होते हैं वो जान गए थे कि देयर बुलेट्स हैड फैट ऑफ द काउ एंड पिग्स, इनके पास जो चर्बी चढ़ी हुई है वो काऊ की है एंड पिग्स की है। एंड द मैसेज वाज सेंट फ्रॉम द विलेज टू गेट रेडी फॉर द रिवॉल्ट। और तब उन्होंने ये मैसेज दिया लोगों को, गांव से गांव जाकर, शहर से शहर जाकर, कि अब तुम लोग विद्रोह के लिए तैयार हो जाओ, और जब तक विद्रोह नहीं करोगे तब तक आजादी नहीं मिलेगी। सो At last, the rebellion spread. Many landlords also joined it. बहुत से लैंडलॉर्ड थे, बहुत से जमींदार थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट पे हिस्सा लिया। बेगम हजरत महल ऑफ द लखनऊ, अजीमुल्ला खान, पेशवा नाना साहब, कुंवर सिंह ऑफ बिहार pitched battle of the North India. So, did the people in Bareilly, Kanpur and Allahabad
दिस मार्क्ड द बिगनिंग्स ऑफ द इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। और यही विद्रोह जब छिड़ा तो लोगों ने इसे एज अ रिवॉल्ट के नाम का एक नाम दे दिया। किसके लिए? बिगनिंग्स ऑफ द इंडियन फर्स्ट वार। और इसको बिगनिंग्स मतलब इंडिया की फर्स्ट वार, प्रथम विश्व युद्ध जो स्वतंत्रता के लिए छेड़ा गया, उसको पहला प्रथम विश्व युद्ध कह के इसको नाम दे दिया गया। तो राजा राममोहन राय जो थे वो बंगाल के बहुत ही विद्वान समाज सुधारक थे। उन्होंने समझ लिया था कि देश में क्या कमी है, और उस कमी को ही जांचने के लिए वो इंग्लैंड गए थे कि आखिर ऐसा क्या शक्ति है, ऐसी क्या पावर है इनके पास जो ये लोग हम पे इस तरीके से अधिकार स्थापित करते हैं। लेकिन विद्रोह जब फैला और विद्रोह फैलाया गया नोन ली, तो बहुत सारे जमींदार भी इसमें शामिल हो गए। और जब लड़ाई छेड़ी गई तो फिर एक देश से दूसरे देश, फिर एक शहर से दूसरे शहर, इस प्रकार से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ इन 1857।